क्या व्लादिमीर पुतिन के माथे की लकीरों पर सबसे बड़ी चिंता ये नहीं है जो आम आदमी हथियार उठा रहा है उनकी सेना के खिलाफ यहाँ पर? और जो श्वेता बता रही है कि जिस तरह से की रणनीति वो सोच रहे थे, क्या उसमें वो असफल रहे या फिर वो जानबूझकर फुल फ्लेजेड इन्वेजन अभी भी नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें पता है यूक्रेन पे आप कब्जा है, कंट्रोल है, ये कैसे होगा जब आम आदमी ये हथियार लेकर खड़ा है? इतना आसान थोड़ी होगा ऐसे मुल्क को कंट्रोल कर लेना। ऐसे मुल्क में सत्ता परिवर्तन उनका मुख्य लक्ष्य है, लेकिन सत्ता परिवर्तन अगर आप 2014 की तस्वीर देखिए तो उस सत्ता परिवर्तन के लिए यही की जनता खड़ी हो गई थी और रूस समर्थित लोगों को उन्होंने हटाकर सत्ता परिवर्तित की थी। इस समय जो जमीनी स्थिति है वो ये है कि रूस अपनी पूरी ताकत झोंके है। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस असेसमेंट है वो ये है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के लिए जितनी सेना तैनात की थी उसका 90% इस समय रूस ने कमिट कर दिया है। महज 10% उसके पास वॉर वेस्टेज रिजर्व्स के नाम पर, उसके पास इमरजेंसी रिजर्व्स के नाम पर है कि कहीं जगह अगर उसको अपनी एडिशनल ट्रूप्स भेजने पड़े तो उस 10% को वो कमिट करेगा। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है, मारियोपोल में इस समय रूस है, यानी डॉनबास का रीजन 10 दिन के अंदर उसने लगभग अपने कब्जे में कर लिया है और ये यूक्रेन के लिए बड़ा सेटबैक है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी से वो लगभग पूरे यूक्रेन को काट चुका है। ये यूक्रेन के लिए बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा 2 परमाणु संयंत्रों पर उसका कब्जा है, चेर्नोबिल और ज़ेप्रोजिया, ये बड़ा सेटबैक है। यहां पर एनर्जी सप्लाई इंपैक्टेड है एडवर्सली, ये यूक्रेन के लिए बड़ा सेटबैक है। तो 10 दिनों के अंदर रूस ने भी काफी हासिल कर लिया है और ये जब उसने अपनी पूरी फोर्सेस कमिट नहीं की है, अब अगर वो रिलेंटलेस ऑपरेशंस करेगा, मतलब एक के बाद एक जबरदस्त प्रहार करेगा राजधानी कीव पर, तो कितने समय राजधानी कीव टिक पाएगी? और रूस का लक्ष्य केवल 2 है यहां पर, एक सत्ता परिवर्तन और दूसरा इस सेना को डीमिलिटराइज करना, एक नई सेना खड़ा करना जो रूस के नक्शे कदम पर चले, रूस के इशारे पर चले और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के इशारे पर न चले। इतना ऐसा कर पाना उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने में उसको कुछ सफलता मिल गई है, कुछ रास्ता उसे तय करना है। श्वेता, अगर सत्ता परिवर्तन लक्ष्य है तो इसका सीधा लेना देना यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति जेलेंस्की से है। रूस कहता है कभी कि वो तो पोलैंड भाग गए हैं, वो बीच बीच में आते हैं सामने, वो कहते हैं हथियार मत डालो, आप हथियार उठाओ, लड़ते रहो, ये करो। ये सत्ता परिवर्तन पर जो मामला पूरी जंग का इस वक्त टिका हुआ है वो सीधा जेलेंस्की से रिलेटेड है। सत्ता परिवर्तन क्या हो पाएगा, और हो पाएगा तो क्या समूचा यूक्रेन उन्हें उस तरीके से एक्सेप्ट करेगा? जितनी लड़ाई हम देख रहे हैं पूर्वी मोर्चे पर होते हुए अंजना, रूसी सेना आगे बढ़ती है उत्तर की से दक्षिण की ओर, यानी बेलारूस और रूस की सीमा से जितने इलाके लगते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर क्रीमिया से ऊपर की ओर ओडिशा से आगे बढ़ने की वो कोशिश करते हैं। क्या हम यूक्रेन में भी 2 तरह के विचार इस समय देख रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि कहीं कुछ इलाके जिस तरीके से रूस अपने नियंत्रण के, अपने प्रभाव के क्षेत्र दिखाते हुए आगे बढ़ता रहा, क्या पश्चिम एक अलग हिस्सा हो जाएगा, पूरब एक अलग हिस्सा हो जाएगा? किसी भी कंडीशन से इस समय इनकार नहीं किया जा सकता है। इस समय युद्ध की जैसी स्थिति चल रही है और चूंकि इसका जो समूचा मुद्दा है वही राजनीतिक एक तरीके से था, तो उसके हिसाब से क्या रूस यूक्रेन में नियंत्रण का एक हिस्सा तैयार करने में ही कामयाब हो पाएगा? गौरव जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं अंजना, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि ये जो यूक्रेन की का रेजिस्टेंस है, यूक्रेन ने जो पलटवार किया, ये रूस क्या दुनिया में किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी ये जंग चल सकती है अगर रूस अपनी पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध में आ जाता, अगर वो जंग के मैदान में अपना सब कुछ झोंक दिया होता। ठीक है, उसने कोशिश की थी कि वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसके साथ रहे, जो नागरिक है उसके साथ रहे, किसी को नाराज न करे, इसलिए उस तरह की क्षति न पहुंचे। और जब आप हाथ बांध कर किसी को मारते हैं तो फिर आप पूरा जोर अपना लगा ही नहीं पाते हैं। रूस भी अपना पूरा जोर उस वजह से नहीं लगा पाया। लेकिन आज की तारीख में यह मानना जरा सा मुश्किल है कि रूस पूरा जोर लगाना नहीं चाहता है। कल भी जो उसकी एक ब्रिगेड को बहुत कैजुअलिटीज की बात सामने आ रही है, हालांकि यूक्रेन की तरफ से ये दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपको जमीन पर वो तस्वीरें भी देखनी चाहिए। वो टैंक अगर ध्वस्त हुए, वो बख्तरबंद गाड़ियां अगर ध्वस्त हुई, वो हवाई जहाज अगर ध्वस्त हुए, तो वो जमीन पर दिख रहा है उनका मलबा। लेकिन सैनिक अगर मारने का दावा किया जाता है तो वैसी कोई क्षति सामने नहीं आती है, कुछ ऐसा नजर नहीं आता है। रूस अपनी राजनीतिक नियंत्रण को बनाने के लिए, यहां पर तख्ता पलट करने के लिए क्या यूक्रेन को दो फाड़ भी करेगा, ये सवाल भी लोगों के मन में अब उठने लगा है।